नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूएसए की हेजेमनी के बारे में जो कभी हुआ करती थी। देखो, पिछले 40-50 सालों में अगर आप देखोगे तो यूएसए का बहुत तगड़ा एक कंट्रोल हुआ करता था जियोपॉलिटिक्स के ऊपर। लेकिन बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स अब प्रेजेंटली ये कंफर्म कर रहे हैं या ये मानते हैं कि यूएसए ने जो अपना कंट्रोल कभी हुआ करता था जियोपॉलिटिक्स के ऊपर, उस कंट्रोल को पूरी तरीके से लूज कर दिया है। बिकॉज यूएसए ने कुछ ऐसे मूव्स लिए हैं, कुछ इतने डाइसी स्टेप्स ले लिए हैं और जो कि बहुत बड़ा डिजास्टर बन करके यूएसए के सामने आए हैं। और इसीलिए कहते हैं कि यूएसए ने अब पूरी दुनिया पर जो उसका कंट्रोल हुआ करता था एक टाइम पर, वो कंट्रोल अब उतना स्ट्रांग नहीं रह गया है। यूएसए ने मिडिल ईस्ट खो दिया है, कहते हैं कि बहुत हद तक एशिया भी खो दिया है, अफ्रीका खो दिया है। ये सारे कॉन्टिनेंट्स एक तरीके से यूएसए के पूरे कब्जे में हुआ करते थे एक टाइम पर। अब यूएसए का उतना कंट्रोल नहीं रह गया है। इसी चीज को हम एनालाइज करेंगे कि कितनी बात सच है ये जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स क्लेम करते हैं। देखो, पावर्स लाइक रशिया, चाइना हैव स्टार्टेड टू काउंटर यूएसए नाउ। आप भी देख रहे होंगे, ईरान बहुत स्ट्रांग हो गया है, रशिया स्ट्रांग हो गया है, चाइना स्ट्रांग हो गया है। एक टाइम पर ये कंट्रीज जो है वो डायरेक्ट कभी इंगेज करने की हिम्मत नहीं करती थी यूएसए से। बट नाउ आपने देखा किस तरीके से रशिया ने यूएसए को चकमा दिया, किस तरीके से सऊदी अरेबिया ने यूएसए को चकमा दे दिया। तो ये सारी चीजें देख करके जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं वो ये कहते हैं कि यूएसए ने अब पूरे जियोपॉलिटिक्स के ऊपर से उनका कंट्रोल हट गया है। तो इसी को आज हम इस वीडियो के अंदर में डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या क्या रॉन्ग मूव्स यूएसए ने लिए और वो मूव्स जो हैं वो किस तरीके से यूएसए के बिल्कुल अगेंस्ट चले गए, क्या सोच के यूएसए ने किया था और क्या हो गया। देखो, सबसे पहले तो जब मोस्ट टॉक्ड टॉपिक 2022 में रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, हम सबको पता है। अब पुतिन ना यूएसए के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बनकर के सामने आ गए। देखो, 2022 में जब ये रशिया यूक्रेन का वॉर हुआ, इसके पहले की घटना है 2021 में। पहले यूएसए ने कोशिश करी कि हम रशिया से अच्छे रिलेशंस बना लें, और ये कोशिश मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। 2021 के अंदर में रशिया और यूएसए की एक समिट हुई थी जो कि जेनेवा में कंडक्ट की गई थी, और यहां पर स्विट्जरलैंड इस पूरी समिट को होस्ट कर रहा था, जहां पर पहली बार जो बाइडेन, जो जनवरी में आए थे प्रेसिडेंट बनकर के यूएसए के, तो जो बाइडेन विजिट करते हैं जेनेवा और वहां पर पुतिन से मिलते हैं। पहली बार फेस टू फेस व्लादिमीर पुतिन और जो बाइडेन मिले थे 2021 में, और स्विट्जरलैंड ने इस पूरी डील को ब्रोकर कराने की कोशिश करी थी। यहां पर ये लोग कोशिश ये कर रहे थे, इस पूरे समिट में बातचीत इस पर हुई कि किस तरीके से हम अपने जो रिलेशन, हमारे खराब रिलेशन या स्ट्रेट रिलेशन है, उसको ठीक करने के लिए काम करें। ये सारी चीजें हुई थी समिट में, सारी बातचीत हुई थी। लेकिन जैसे ही जो बाइडेन बाहर आते हैं समिट के, प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मीडिया पर्सन से और एक मीडिया चैनल को बोल देते हैं ऐसे कि व्लादिमीर पुतिन को हमने वार्न किया है कि वो अपनी आदतें सुधार लें, अदरवाइज बहुत बुरा होगा उनके साथ। वार्न शब्द का इस्तेमाल किया और बहुत अलग तरीके से जो बयान दिया था, उसको जब व्लादिमीर पुतिन ने देखा तो उस पे उन्होंने जवाब दिया कि जो बाइडेन है ये बहुत ही चालाक लीडर है। बहुत ही श्रूड वर्ड यूज किया था उन्होंने, चालाक लीडर है, और ये अंदर कमरे के तो कुछ और बातें कर रहा था और बाहर जाकर के मीडिया में कुछ और बोल रहा है। तो मतलब इनका ना स्टेप ही नहीं क्लियर था। ये पहले रशिया से अच्छी फ्रेंडशिप करने गए थे, बाद में इन्होंने आकर के ऐसा बयान दे दिया जिसकी वजह से जाहिर सी बात है क्यों अच्छे रिलेशन रखेगा रशिया इनसे। एंड देन व्हाट हैपेंस कि इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी बताती है दैट रशिया इज प्लानिंग टू इन्वेड यूक्रेन। तब जाकर के ये पूरा अपना पलट देते हैं। जहां 2021 में अच्छे रिलेशंस बना रहे थे रशिया से, पलट करके ये 2022 में यूक्रेन के साइड हो जाते हैं। और जो यूएसए के सीनेटर विजिट करते हैं, जो कि जेलेंस्की के मिले थे, जो इनको फंड्स दे रहे थे, तो अब उन्होंने कहा था कि ये जो पैसा हम खर्च कर रहे हैं यूक्रेन को फंड करने में, ये हमारा बेस्ट मनी है दैट वी हैव एवर स्पेंट। हमने जो सीरिया, इराक, कहीं भी पैसा खर्चा किया, ये हमारा सबसे बेस्ट मनी है जो हम यूक्रेन में खर्चा कर रहे हैं और जेलेंस्की को जो पैसा दे रहे हैं। ऐसा किया इन्होंने, पूरी टेक्नोलॉजी से भी हेल्प करने की कोशिश करी यूक्रेन को। इन्होंने अपना M1A1 दे दिया, उसके साथ साथ F-16 फाइटर जेट्स भी दे दिए यूक्रेन को, उसके साथ साथ अपना जो हिमार था वो भी दे दिया यूक्रेन को। इनको लगा कि अगर हम इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी देंगे यूक्रेन को तो यूक्रेन जो है वो फाइट बैक करेगा, और रशिया के ऊपर अगर हम सैंक्शंस लगा देते हैं, ऊपर से यूक्रेन को इतना फंड्स और ये सारी चीजें दे देते हैं, टेक्नोलॉजी दे देते हैं, तो यूक्रेन फाइट बैक कर जाएगा और रशिया पूरी तरीके से टूट जाएगा और 1 साल के अंदर में अपने घुटनों पर आ जाएगा। ये पूरा इनका जो प्लान था ये पूरी तरीके से बैकफायर कर गया इनके ऊपर। इन्होंने ऑयल इकोनॉमी तोड़ने की कोशिश करी रशिया की ऑयल इकोनॉमी को इंडिया और चाइना ने संभाल लिया। बहुत बड़ी मात्रा में ऑयल मंगा करके रशिया से इंडिया बेचने लग गया, चाइना भी बेचने लग गया, और वो पैसा इनडायरेक्टली रशिया के पास जा रहा था रोसनेट कंपनी के थ्रू। ये बात सारी आपको पता है। बहुत डिटेल में अगर जाननी है तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा, जहां पर हम डिस्कस कर लेंगे कैसे इंडिया और चाइना ने रशिया की हेल्प करी थी। अब दूसरी तरफ से ये डायमंड ट्रेड तोड़ना चाह रहे थे। रशिया में डायमंड ट्रेड बहुत तगड़ा होता है।
डायमंड ट्रेड ये तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसको पूरा रिकॉग्नाइज करने का सिस्टम ही नहीं था इनके पास। जैसे डायमंड की पॉलिशिंग होती है तब जा करके उस पर स्टैंप लगता है कि ये किस कंट्री में ओरिजिन हुआ है, बट अगर उसकी पॉलिशिंग कटिंग ना हो तो वो जो डायमंड है उसको रिकॉग्नाइज करना बहुत मुश्किल है कि इसका ओरिजिन किस कंट्री में हुआ है। तो इस तरीके से ये उसमें भी रशिया को करने की कोशिश कर रहे थे, जहां पर काउंटर वो भी नहीं हो पाया, वहां पर डायमंड ट्रेड भी नहीं टूटा, वो भी चलता रहा, और इंडिया ने बहुत भर भर के डायमंड जो है मंगाए हैं रशिया से। तो ये सारी चीजें ये करने की कोशिश किया, वो पूरी तरीके से प्लान इनके ऊपर बैकफायर कर गया। जैसे ही प्लान बैकफायर किया, तो यार अगर तुम्हारा स्टांस है कि तुम यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहते हो तो करो ना फिर सपोर्ट, एंड तक खड़े रहो उसके साथ। यहां पर फिर इन्होंने अपना सपोर्ट वापस ले लिया। ये जो पैसा फंड्स भेजते, डायरेक्टली तो नहीं कहा, लेकिन ये फंड्स भेजते, तो खुद जेलेंस्की ने मीटिंग में कहा है कि जितने फंड्स हमें और एम्युनिशंस आते हैं जो यूएसए हमें दे रहा है, ये इतना स्लो प्रोसेस है, इतना स्लो है कि जब तक ये चीज़ हमारे तक पहुंच रही है उससे पहले हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। और आप देखो कि रशिया ने कितना ज़्यादा कब्जा कर लिया, ऑलमोस्ट 1/5 एरिया यूक्रेन का ऑलमोस्ट कब्जा कर लिया है रशिया ने। और कहा यह जा रहा है कि कुछ आने वाले महीनों में ये ऑलमोस्ट पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे। तो पहले रशिया से अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश, फिर यूक्रेन को हेल्प करने की कोशिश, फिर वहां पर भी प्लान बैकफायर कर गया तो वहां से भी अपने पैर हटा लिए। तो भाई तुम सपोर्ट ही क्यों कर रहे थे? पहले तो तुमने उसकी पीठ थपथपाई कि लड़ लो रशिया से, हम हैं तुम्हारे साथ, और उसके बाद गायब हो गए पीछे से। तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? उसमें एज अ कंट्री यूक्रेन का हो गया। और फिर मतलब गुडविल जो है यूएसए की, उसको क्यों कोई मानेगा कि आपने पूरी कंट्री को फंसा दिया, वहां के लोगों को फंसा दिया बुरी तरीके से। पहले तो पीठ थपथपाई जेलेंस्की की, अब पीछे से गायब हो लिए खुद। दूसरी ओर आप देखोगे कि ये तो पहला इनका फेलियर था। दूसरा इनका मिजरेबल फेलियर हुआ अफगानिस्तान के अंदर में। अफगानिस्तान में क्या कहते हैं, इसमें तो जो बाइडेन की गलती नहीं कहेंगे हम इसको। इसमें क्या होता है, अफगानिस्तान में ये जाते हैं, इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था अफगानिस्तान में जाने का? आपको भी पता होगा ये मेन ऑब्जेक्टिव, इनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि ओसामा बिन लादेन को एलिमिनेट करना है हमें, क्योंकि वो अफगानिस्तान उसका हेडक्वार्टर है, वो वहीं पर छुपा हुआ है। वहां जाएंगे, वहां पे अपने ट्रूप्स को घुसाएंगे और ओसामा बिन लादेन को एलिमिनेट करेंगे, ये इन्होंने दुनिया को बोला था। लेकिन एक्चुअल इनका मोटिव ये था कि इनको रशिया का जो इन्फ्लुएंस है अफगानिस्तान के ऊपर, वहां पे जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी उसको तोड़ना था, रशिया के इन्फ्लुएंस को तोड़ना था। खुद इन्होंने आतंकवादी खड़ा किए, खुद ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे, पहले आतंकवादियों से लड़ाई की और आतंकवादियों को खड़ा किया कि ये गवर्नमेंट के खिलाफ लड़े, ये रशियन ट्रूप्स के खिलाफ लड़े। उसके बाद फिर देखो इनकी समझदारी कि ये खुद जाकर के वहां पर डायरेक्टली इंगेज हो जाते हैं अफगानिस्तान के अंदर में। अब अफगानिस्तान में अफगानिस्तान इतनी ईजी कंट्री है नहीं कि आप उस पर पूरा घुसोगे और एकदम कैप्चर मारोगे और वापस आ जाओगे। इट इज़ नॉट दैट ईजी। अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा ट्राइबल पॉलिटिक्स है, उसको ये समझ ही नहीं पाए। अब आप कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो हो नहीं, आपको किसी कंट्री में आप घुस रहे हो, वहां की गवर्नमेंट गिरा रहे हो, तो दूसरी गवर्नमेंट फॉर्म करनी पड़ेगी, वहां पर रीडेवलपमेंट प्रोग्राम्स लाने पड़ेंगे, एक पूरा स्ट्रेचर तैयार करके देना होगा अफगानिस्तान को, तब आप वहां से वापस आओगे। तो ये करने की कोशिश में ये वहां की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो गए। देखो घुसे क्यों थे, इनका ऑब्जेक्टिव था कि ओसामा बिन लादेन को एलिमिनेट करेंगे। हो गया जी एलिमिनेट, वापस आ जाना चाहिए था आपको तो। लेकिन अब यहाँ पर फिर ये घुस गए उसकी पॉलिटिक्स में, अफगानिस्तान में सरकार बनवाने लग गए, ये सारी चीजें करने लग गए, खूब बिलियंस ऑफ मनी इन्होंने वहां पर खर्चा किया। लेकिन उसका प्रोडक्ट आउटपुट क्या मिला इनको? जीरो आउटपुट मिला। डोनाल्ड ट्रंप जब प्रेसिडेंट बनते हैं तो उनको समझ में आता है यार बहुत पैसा खर्चा हो रहा है, नहीं नहीं इतना तो नहीं ले पाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 के अंदर में दोहा डील साइन कर ली। अब देखो एकदम बिल्कुल यू टर्न ले लिया। जो ये कोशिश कर रहे थे अफगानिस्तान में अपनी सरकार सेटअप करने की, जो इनको फेवर करे और ये सारी चीजें करने की, डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल उसका यू टर्न ले लिया सीधा। अब देखो इसमें इंडिया का आप स्टैंड देखो, इंडिया जो है वो फिलिस्तीन के साथ खड़ा था 1947 से, तब भी हम क्लियर थे कि हम सपोर्ट करते हैं। और आज भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, हालांकि हमारे बहुत अच्छे रिलेशन हैं इसराइल के साथ, लेकिन हम न्यूट्रल हैं उसमें। हम चिल्ला चिल्ला के आज भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि जैसा हमारा रिलेशन 1947 में था फलस्तीन के साथ, वही रिलेशन आज भी है और उसी तरीके से आज भी हम उसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा स्टैंड क्लियर है। पर यूएसए के साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उनका कोई स्टैंड क्लियर ही नहीं है। जो प्रेसिडेंट आता है वो अपने हिसाब से चीजें करता है। डोनाल्ड ट्रंप आए 2020 में, दोहा डील साइन करी। दोहा डील में यह साइन हुआ कि जो तालिबान है, जो कि अफगानिस्तान के अंदर में बहुत एक्टिव था और इन्हीं से मेजर लड़ाई चल रही थी, उन्हीं से डील साइन की कि तालिबान जो है अगर वो अपना अलकायदा का ग्राउंड नहीं बनने दे अफगानिस्तान के अंदर में, तो हम अपनी यूएस ट्रूप्स को वापस बुला लेंगे। तालिबान को भी पता था कि ये बुलाएंगे ही, इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब इनको इतना पैसा जो खर्च हो रहा है, इनके लोग बहुत चिल्ला रहे हैं इनके ऊपर, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। तो तालिबान लीडर्स मान जाते हैं, इस डील पर साइन कर देते हैं और फिर ये लोग अपने सोल्जर्स को बुला लेते हैं वहाँ से। यूएस सोल्जर्स जो हैं अफगानिस्तान से वापस आ जाते हैं। अब अफगानिस्तान की जनता को आप देखो कितना परेशान हुई थी जैसे ही ये तालिबान लीडर्स आए थे पावर में 2021 के अंदर में, लोग फ्लाइटों पे चढ़ करके भाग रहे थे।
तो वहाँ पर भी लोगों ने बहुत कर्स किया यूएसए को कि ये यूएसए का इतना मिसकैलकुलेटेड मूव था। बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ने कहा कि पहले आप एक कंट्री में घुसते हो और उसके बाद एकदम से उस कंट्री में बिना किसी रीडेवलपमेंट प्रोग्राम के, बिना उस कंट्री को पूरे अच्छे तरीके से सेटअप किए हुए आप वापस आ जाते हो। आपने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे काम किया ये तो, कि आप किसी की सोवरेनिटी को हर्ट कर दिया आपने। तो कितना अलगाववादी नेताओं को खड़ा कर दिया वहाँ पर, कितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को वहाँ पर खड़ा कर दिया इसी बक्कर में। अब वो सब आपस में लड़ेंगे, अब वहाँ के लोग बेचारे सिविलियंस जो हैं वो मारे जाएंगे, बेगुनाह लोग। ये गलती यूएसए से अफगानिस्तान में हो गई और इसको कहा जा रहा है ब्रूटल फेलियर है यूएसए का अफगानिस्तान। तीसरा जो फेलियर है यूएसए का, दैट इज मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा दो प्लेयर हैं, एक ईरान है, एक सऊदी अरेबिया है। अब मिडिल ईस्ट में ये इन दोनों कंट्रीज में रीजनल पॉलिटिक्स चलती है, ईरान और सऊदी अरेबिया के बीच में। यहाँ पर यूएसए जो है वो सऊदी अरेबिया को सपोर्ट करता था और यूएसए जो है सऊदी अरेबिया का बहुत अच्छा दोस्त था। अब ईरान जो है वो डायरेक्टली तो इंगेज करता नहीं है। ईरान इज वेरी वेरी स्मार्ट इन दिस। ईरान ने अपने मिलिशियाज बना रखे हैं, सबको पता है कि यमन के अंदर में उसने हुदीस को बना रखा है, लेबनान में उसने हिजबुल्लाह को बना रखा है। इतनी मिलिशियाज जो बना रखी है, इराक में और सीरिया के अंदर भी उसने अपनी अपनी मिलिशिया बना रखी है। तो वो डायरेक्टली कभी किसी कंट्री से इंगेज नहीं करता है, वो इन मिलिशियाज के थ्रू लड़ाई करता है। तो यूएसए सऊदी अरेबिया को सपोर्ट कर रहा है और ईरान जो है वो इन मिलिशियाज के थ्रू इन दोनों से लड़ रहा है। नाउ अब यूएसए ने क्या किया, इजराइल को खुलेआम सपोर्ट किया, वो करता आया बहुत टाइम से। अब इस सपोर्ट में गलती इस बार ये हो गई कि इजराइल और गाजा का जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट था उसमें खुलेआम आपने सपोर्ट किया, लेकिन यहाँ से पूरा रेड सी के अंदर में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गई। अब रेड सी के अंदर में जब डिस्टर्बेंस हुई, जब हूदी रिबेल्स यहाँ पर अटैक करने लगे, तो यूएसए पहले पीछे से सपोर्ट कर रहा था इजराइल को। अब यहाँ पर जब हूदी रिबेल्स अटैक करने लगे तो डायरेक्टली इंगेज कर गया मिडिल ईस्ट के अंदर में भी यूएसए, और ये सबसे रॉन्ग मूव था यूएसए का। इससे क्या हुआ कि ट्रेड पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, ऑयल के प्राइसेस बढ़ने लग गए। अब ऑयल के प्राइसेस बढ़ने लग गए तब यूएसए को समझ में आया कि यार डायरेक्टली खुद मुझे एंगेज नहीं करना चाहिए था। तो यूएसए ने रिक्वेस्ट किया सऊदी अरेबिया को कि तुम ऐसा करो, अपने ऑयल के प्रोडक्शन बढ़ा दो ताकि प्राइसेस कम हो जाएं। सऊदी अरेबिया ने जस्ट उसका उल्टा कर दिया और यहाँ पर सऊदी अरेबिया को फ़ायदा हो रहा था, ऑयल के प्राइसेस ज़्यादा होने से उसको पैसा ज़्यादा मिल रहा था। इस तरीके से सऊदी अरेबिया ने जब प्राइसेस को और ज़्यादा बढ़ा दिया तो एकदम कहा जा रहा है कि जो सऊदी अरेबिया यूएसए का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था उसने बैकस्टैब कर दिया यूएसए को ही। और यहाँ पर भी मिडिल ईस्ट के अंदर में यूएसए की जो डिप्लोमेसी थी वो बुरी तरीके से फेल हुई और ये भी एक बहुत बड़ा ब्लंडर था यूएसए का, जो इन्होंने डायरेक्टली इंगेज कर दिया रेड सी में खुद को हूदी रिबेल्स के साथ। ये ऐसी घटना पहली बार नहीं हो रही है, तीसरी मैं घटना आपको बता रहा हूँ जहाँ पर यूएसए ने पूरी तरीके से फेल किया है खुद को। अब ये सारी घटना हो जाती है जब, तो जो यूएसए का काउंटर पार्ट है सबसे बड़ा रशिया, आज की डेट में आप देखो कि सऊदी अरेबिया के लीडर, यूएई के लीडर रशिया में पुतिन को इनवाइट कर रहे हैं। और ये लीडर्स जो पुतिन को इनवाइट कर रहे हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर में, इसका ग्रैंड वेलकम कर रहे हैं ये लोग। और पुतिन को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अपराधी करार दिया हुआ है कि इनके ऊपर केस चलाएंगे, इनको अरेस्ट करना चाहिए। और उस इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो ऑफेंडर माने जाते हैं पुतिन, उनको ये इतने बड़े बड़े वर्ल्ड के लीडर्स जो कि यूएसए के साथ, सो कॉल्ड यूएसए के साथ बहुत अच्छे इनके रिलेशंस हैं, वो पुतिन का ग्रैंड वेलकम कर रहे हैं अपनी कंट्री में। सो हियर ऑल्सो यू कैन से कि यूएसए हैज़ लॉस्ट मिजरेबली इन मिडिल ईस्ट ऑल्सो। तो मिडिल ईस्ट पूरा हाथ से गया, एशिया ऑलमोस्ट जा ही चुका है, चाइना बहुत स्ट्रांग हो चुका है, सबको खरीद रहा है, एक तरीके से अपने डेट ट्रैप में फंसाया जा रहा है चाइना। अफ्रीका में भी रशिया घुस चुका है वैगनर ग्रुप के थ्रू, चाइना भी घुस चुका है, अफ्रीका का भी कॉन्टिनेंट इनके हाथ से पूरी तरीके से जा चुका है, फ्रांस और यूएसए के हाथ से। तो ये सारी घटनाएं हैं। दूसरा, ये बहुत मिजरेबली फेल हुए गयाना और वेनेजुला के कॉन्फ्लिक्ट में। देखो गयाना और वेनेजुला का बहुत डिटेल्ड कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, मैं थोड़ा सा आपको मतलब संक्षेप में समझा देता हूँ। देखो मेन इशू क्या है इस टेरिटरी को लेकर के जो ये रेड से मार्क्ड है। वेनेजुला कहता है कि ये टेरिटरी उसकी है और सच में वेनेजुला की है भी ये टेरिटरी, और ये बहुत पुरानी, जब से ये डिवीजन हुआ था, जब यहाँ पर फ्रेंच रूल हुआ करता था तब का ये प्रॉब्लम है, और स्पेनिश रूल हुआ करता था तब का प्रॉब्लम है, डिवीजन में प्रॉब्लम हुआ था। तो वेनेजुला इस पूरी टेरिटरी पे क्लेम करता है, बट अभी ये पूरी टेरिटरी गयाना के हाथ में है और गयाना को यूएसए सपोर्ट करता है। क्यों सपोर्ट करता है? बिकॉज जस्ट इस टेरिटरी का जो ये गयाना का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, इस एरिया में बहुत बड़े ऑयल रिजर्व्स हैं और यहाँ पर ऑयल रिजर्व्स पे एक्सट्रैक्शन कौन करता है? एक्सॉन मोबिल नाम की कंपनी। और एक्सॉन मोबिल कहाँ की कंपनी है? वो यूएसए की कंपनी है, और इसीलिए यूएसए जो है वो गयाना को सपोर्ट करता है वेनेजुला के अगेंस्ट में। अब वेनेजुला बहुत स्ट्रांग हो गया। वेनेजुला में आप ध्यान रखना कि यहाँ पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, निकोलस मादुरो यहाँ के प्रेसिडेंट है, और यहाँ पर जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है उसको रशिया और चाइना बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो ये जो प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो थे इतने स्ट्रांग थे, तो ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था इन्होंने, और यहाँ पर अपने ट्रूप्स को लगा भी दिया था कि हम बहुत जल्दी ये पूरा एरिया रिगेन कर लेंगे गयाना से। इस मामले में यूएसए ने सोचा कि क्यों ना वेनेजुला की सरकार ही गिरा दी जाए, निकोलस मादुरो के पास पावर ही नहीं रहेगी तो वो क्या एनेक्स करेंगे, और एक सरकार जो वहाँ पर सेटअप की जाए वो प्रो यूएसए गवर्नमेंट सेटअप की जाए, ऐसी कोशिश की थी।
ये यूएसए ने। लेकिन यहाँ पर जो ये कोशिश थी, इन्होंने क्या हुआ कि 2021 में मिलिट्री को करने की कोशिश करी थी, लेकिन ये मिलिट्री को बुरी तरीके से फेल हो गया। निकोलस मादुरो ने, जो स्पाई सिस्टम था पूरा यूएसए का वेनेजुएला में जो काम कर रहा था उनकी सरकार को गिराने के लिए, उनको अरेस्ट कर लिया था और ऑन कैमरा यूएसए की भद्द पिटी थी। इसमें जो स्पाइस पकड़े गए थे उन्होंने कबूल किया था कि हाँ हमें यूएसए की सरकार ने भेजा है। उन्होंने बाकायदे लेटर भी दिखाए थे कि यूएसए की गवर्नमेंट ने हमें यहाँ पर सरकार गिराने के लिए भेजा गया। यहाँ पर भी यूएसए हैज़ लॉस्ट मिजरेबली हियर। जो भी बची कुछ इज्जत बची थी इनकी, यहाँ पर भी वो पूरी तरीके से पीटे गए। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि यूएसए की इन सारे मिसकैलकुलेटेड मूव्स की वजह से जो जियोपॉलिटिक्स के ऊपर इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड कंट्रोल हुआ करता था, वो आज की डेट में पूरी तरीके से खो चुके हैं। वो अपना रेलेवेंस खो चुके हैं वो, और हर जगह पर अपनी जो टांग फंसा देते हैं उसकी वजह से उनके ऊपर हर पॉलिसी उनकी बैकफायर ही करती है। और आई होप आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा एनालिसिस जो यूएसए का है। और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।